हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है रूलिंग द कंट्री साइड। इसके पिछले वीडियो तक हमने हमारे सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम थर्ड चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। तो रिलेट द स्टोरी विथ प्रीवियस चैप्टर। जल्दी से स्नैप रिकैप करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर। हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स आए थे तो उस पीरियड को हम मॉडर्न पीरियड बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसे हम मॉडर्न पीरियड के बजाय कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। बाद में हमने बैटल्स के बारे में पढ़ा कि कैसे वो ट्रेड के लिए आए थे और कैसे वो ट्रेड लेड टू बैटल। कैसे वो ट्रेड के लिए तो आए थे वो, लेकिन बाद में राजाओं ने उन्हें ट्रेड करने से मना कर दिया था, तो उनके बीच में बाद में वार्स होते हैं। तो हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा था, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा था। तो ये जो दो बैटल्स हुए थे इन्होंने इंडियन हिस्ट्री का जो रुख है उसे चेंज कर दिया था। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि अब हम रूल करेंगे इंडिया के अंदर। अगर ये दोनों बैटल्स ना होते तो ब्रिटिशर्स पहले ट्रेडर की तरह ही बन के रहते, वो इंडिया के ऊपर अपना रूल नहीं करते। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। अब बैटल ऑफ बक्सर के अंदर क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर के अंदर जो भी मीर कासिम थे उनके साथ में वो जो मीर कासिम वाली टीम थी उसके अंदर 3 मेंबर्स थे। एक तो मीर कासिम, एक अवध के किंग सिराजुद्दौला और एक दिल्ली के एम्पायर क्या नाम था उनका? शाह आलम। तो ये 3 मेंबर्स थे। तो बैटल ऑफ बक्सर के अंदर ये 3 मेंबर्स थे और बैटल ऑफ बक्सर के अंदर जो भी मीर कासिम है वो हार जाते हैं। अब जब मीर कासिम हार जाते हैं तो अवध के किंग भी हार जाते हैं और मुगल एम्पायर भी हार जाते हैं। तो मीर कासिम से तो उनकी गद्दी छुड़ा ली जाती है, किसकी? बंगाल की। और जो अवध के किंग थे उनसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा ली जाती है और जो मुगल एम्पायर थे उनसे दीवानी राइट्स ले लिए जाते हैं। दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्स, उनसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए राइट ले लिए जाते हैं। तो कनेक्ट विथ रूलिंग द कंट्री साइड, ये जो सेकंड चैप्टर हमारा कौन सा था? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। उसके अंदर हमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा और बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा। ये दोनों टर्निंग पॉइंट थे इंडियन हिस्ट्री के। तो इसको कनेक्ट करो रूलिंग द कंट्री साइड से। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेडर बन के आए थे और जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उन्होंने क्या किया? दीवानी राइट्स ले लिए। अब वो दीवानी राइट्स मतलब उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स तो ले लिए। अब वो टैक्स कलेक्ट किससे करेंगे? जो सिटी है उसके अंदर उनको कितना टैक्स मिल जाएगा? वो तो गांव से ही, गांव के जो भी फार्मर्स हैं उनसे ही टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो वो उनका जो मुख्य रुख होता है वो किस तरफ चला जाता है? बाद में विलेजेस की तरफ। क्यों? क्योंकि वो टैक्स तो विलेजेस से ही कलेक्ट कर सकते हैं। अब तो जो इंडस्ट्रीज़ वाले होते हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं और हम भी थोड़ा बहुत दे देते हैं, लेकिन पहले टैक्स कलेक्ट करने का मेन सोर्स कौन थे? फार्मर्स थे। तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए विलेज के अंदर जाते हैं। तो वो कौन कौन से सिस्टम्स लेके आते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ब्लू रेबिलियन क्या है, तो ये सब हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो रूलिंग द कंट्री साइड वाले टॉपिक को कनेक्ट कर लिया हमारे पिछले वीडियो से हमने। रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। तो हमने देखा था कि बैटल ऑफ बक्सर के अंदर मुगल एम्पायर शाह आलम हार गए थे। तो उनके हारने के बाद में जो भी रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने उनसे दीवानी राइट्स एक्सेप्ट कर लिए, मतलब टैक्स कलेक्ट करने के जो भी राइट्स है वो उन्होंने ले लिए। बंगाल कौन कौन से स्टेट के लिए थे? उन्होंने बंगाल के, बिहार के एंड उड़ीसा के। फ्रॉम द मुगल एम्पायर, किससे लिए थे? मुगल एम्पायर से। इन 1756 कब लिए थे? 1756 के अंदर। बैटल ऑफ बक्सर 1754 के अंदर हुआ था और जो भी दीवानी राइट्स है वो 2 इयर्स बाद में ले लिए थे। तो हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इंट्रोडक्शन थोड़ा और जान लेते हैं। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर।
तो हम बात करेंगे द कंपनी बिकम्स अ दीवान। जो भी कंपनी है वो दीवान बन जाती है। तो इसके हमने देखा था कि नवाब से नबोस बना था, सिपाही से सिपाही बना, वैसे ही दीवानी से दीवान बन गया। द कंपनी बिकम्स अ दीवान। जो भी कंपनी है वो दीवान बनती है। तो ये वाला टॉपिक जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, मतलब जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए जो भी रेवेन्यू है वो कहाँ से आता था। तो रेवेन्यू फॉर द कंपनी कहाँ से आता था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले इंडस्ट्रीज तो होती नहीं थी, तो रेवेन्यू का मेन सोर्स कौन होते थे, फार्मर्स। तो एग्रीकल्चर से उनके पास में रेवेन्यू आता था। तो जो रेवेन्यू था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। जो ब्रिटिशर्स होते थे वो जिस तरह से उनका जो तरीका होता था रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो हम उस प्रॉब्लम्स को समझेंगे। बाद में ब्रिटिशर्स ने उसके कुछ सॉल्यूशन निकाले। तो कौन कौन से सॉल्यूशन निकाले हम उसकी भी बात करने वाले हैं। और हम महलवारी एंड रियोटवारी सिस्टम की भी बात करेंगे कि महलवारी सिस्टम क्या है, रियोटवारी सिस्टम क्या है। क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, तो हमने देखा था कि इंडिया के अंदर बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, और जो ब्रिटेन था वहाँ पे जो कंट्री था वो एकदम छोटा सा था। तो वहाँ पे जो भी क्रॉप्स ग्रो की जाती थी वो इंडिया से वहाँ पे सप्लाई की जाती थी। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें यहाँ से रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा और हमें टैक्स भी मिल जाएगा। तो क्रॉप्स फॉर यूरोप, वो यहाँ से यूरोप के अंदर क्रॉप्स की सप्लाई किया करते थे। इंडिगो, कौन सी मेन जो क्रॉप थी वो इंडिगो थी। तो इंडिगो की बात करने वाले हैं। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। और बाद में हम देखेंगे कि हमें तो पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही अपना जो कॉलोनी है वो बना के नहीं रख रखी थी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी अपनी कॉलोनी बना के रख रखी थी। तो वो जो अलग अलग कंट्रीज़ थी उन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिगो देने के लिए मना कर दिया। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडिया जो है वो हमारी कॉलोनी है, तो हम इंडिया के ऊपर जाके ही अपना जो भी ट्रेड है वो करेंगे, या फिर हमें जो इंडिगो चाहिए वो हम इंडिया से ही लेंगे। तो ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, जो ब्रिटेन है वो इंडिया की तरफ अपना रुख करता है। तो बाद में उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है। फार्मर्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा बहुत तो मैं बता देती हूँ कि जो भी इंडिगो होता है वो पूरे अर्थ, हमारी जो भी सोयल होती है उसकी डीप तक जाता है, और उसकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही डीप होती है। वो सोयल की पूरी फर्टिलिटी को ले लेती है। तो इससे जो भी सोयल है वो एकदम बिना न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है। तो वो इंडिगो जो था उसकी रूट्स बहुत लंबी थी, तो फार्मर्स बाद में दूसरी क्रॉप्स को भी ग्रो नहीं कर पाती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर, बाद में फार्मर्स ने क्या किया, वो जो भी ब्रिटिशर्स इंडिगो ग्रो करवाते थे तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में जो भी रेबिलियन है वो खड़ा कर दिया। तो उस रेबिलियन का नाम ब्लू रेबिलियन पड़ा। तो बाद में ब्लू रेबिलियन के बाद में और कौन कौन से इवेंट्स हुए, क्या ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे इंडिगो ग्रो करवाना छोड़ दिया, तो वो सब हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, द कंपनी बिकम्स अ दीवान। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।